हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं रासायनिक विज्ञान पाठ 1। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ के परिचय से। ये पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय। प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्थायी यानी परमानेंट, अस्थायी टेम्पररी, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल हो सकता है। जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्थ होता है जहां पर कोई दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अभिक्रिया या क्रिया करके किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन किसी न किसी पदार्थ में देखा जाता है। जैसा कि हम अपने आसपास दैनिक जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब वह परिवर्तन स्थायी परमानेंट हमेशा के लिए हो सकता है, अस्थायी टेम्पररी कुछ वक्त के लिए हो सकता है, उत्क्रमणीय जिसको वापस लाया जा सके। मान लो कोई पदार्थ है, अभिक्रिया करके या कोई परिवर्तन करके कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति की। अब उस नए पदार्थ को हम वापस पुराने पदार्थ में बदल सकते हैं। ये होता है उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल। अथवा अनुत्क्रमणीय हो सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है इरिवर्सिबल। जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ है उससे हम वापस पुराना पदार्थ नहीं बना सकते। परिवर्तनों के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है फिजिकल चेंज, यानी यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, टेम्पररी कुछ वक्त के लिए। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होके जो पदार्थ में परिवर्तन आया है उससे हम वापस पुराने पदार्थ की विशेषताओं को ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का अर्थ है जो भी पदार्थ में परिवर्तन आए हैं उनको हम वहां पर वापस कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है यानी परमानेंट, जो हमेशा के लिए बदला हो। अब ये जो बदलाव आया है या रासायनिक गुणधर्म उसके बदले हैं, उनको हम वापस नहीं बदल सकते। यानी यहाँ पर किसी नए पदार्थ से पुराने पदार्थ की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन व अस्थायी परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन के विषय में। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति ना होती हो, किसी रासायनिक गुणधर्म व रासायनिक संगठन में बदलाव न आता हो। यह एक अस्थायी, पानी को हमने ताप देकर वाष्प बनाया। अब वाष्प को हम ठंडा करके यानी संघनन करके वापस पानी में परिवर्तन कर सकते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब को हम जला सकते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। मोम का पिघलना, मोम अगर पिघला हुआ है तो उसको हम वापस आकार देकर मोमबत्ती में परिवर्तन कर सकते हैं आदि। ये सभी उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के। तो हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति न होती हो। यह परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए परिवर्तन देखा जा सकता है। उत्क्रमणीय का अर्थ है वापस हम जिस पदार्थ में कोई बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हम वापस बदल सकते हैं। उत्क्रमणीय का यह अर्थ होता है। उदाहरण बर्फ पिघलकर जल का बनना, लोहे की छड़ का गर्म करना, पानी से वाष्प बनना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना आदि। ये जानते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। किस प्रकार हम रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं, यह किस प्रकार का परिवर्तन है और क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना
रासायनिक संरचना का अर्थ है केमिकल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पदार्थ की संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और साथ ही साथ रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उस पदार्थ के गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर बदल जाती हैं और यहाँ पर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तब यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और जो नया पदार्थ बना है उसके रासायनिक संरचना व रासायनिक गुण पुराने पदार्थ से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तब हम इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक स्थायी यानी परमानेंट, हमेशा के लिए, सदैव एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय का अर्थ है इरिवर्सिबल। जो नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई है उससे हम वापस पुराने पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकते। उदाहरण, भोजन का पचना। अगर एक बार भोजन को पचा लिया जाए तो वापस उसको नहीं लाया जा सकता। बीज का अंकुरण, एक बार बीज अंकुरित होकर किसी बड़े वृक्ष में बदल जाए तो उस बड़े वृक्ष को वापस छोटा बीज नहीं बनाया जा सकता। कोयले का जलना, अगर हम कोयले को जला देते हैं तो वापस इस कोयले को लाया नहीं जा सकता। चूने का बुझना, चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। जब हम इसमें जल को मिलाते हैं तो इसमें से यानी ताप निकलती है, ऊष्मा निकलती है और इसे हम वापस बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये सभी उदाहरण हुए रासायनिक परिवर्तन के। तो हमने जाना रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती हो और वह नया पदार्थ पुराने पदार्थ से रासायनिक संरचना व रासायनिक गुण में पूरी तरह से भिन्न होता हो। यह एक स्थायी, परमानेंट, हमेशा के लिए, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल तरह का परिवर्तन है। उदाहरण, भोजन का पचना, बीज का अंकुरण, कोयले का जलना, चूने का बुझना। तो आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं हम किन्हें कहते हैं, किस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन यानी कंपोजिशन, गुणों यानी प्रॉपर्टीज तथा संरचना यानी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति होती हो और वह नया पदार्थ पूरी तरह से संगठन में, गुणों में व संरचना में पुराने पदार्थ से भिन्न हो, तब हम इसको कहेंगे अभिक्रिया। उदाहरण, जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक ऑक्साइड ZnO, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, H2SO4। जब जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर जिंक सल्फेट व जल की उत्पत्ति होती है। तो हमने यहाँ पर देखा जिंक ऑक्साइड एक पदार्थ है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अन्य पदार्थ है। दोनों अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं, जैसा कि जिंक सल्फेट और जल। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और जल के रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना पूरी तरह से जिंक ऑक्साइड व सल्फ्यूरिक अम्ल से भिन्न होंगी। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो हमने जाना रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और वह नया पदार्थ अपने रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों व रासायनिक संरचना में पूरी तरह से भिन्न होता है। ऐसी क्रियाओं को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। उदाहरण, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट व जल को उत्पन्न करती। तो आइए जानते हैं अभिकारक व उत्पाद क्या होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ क्रिया करके नए पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं और जो पुराने पदार्थ हैं जिनकी क्रिया होकर नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई है उनको अभिकारक कहते हैं। तो ये देखते हैं अभिकारक व उत्पाद। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों से रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, या वे पदार्थ जो अपने अंदर परिवर्तन लाकर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हो उनको हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थों को जिनकी रासायनिक संरचना, गुण व संगठन पूरी तरह से पुराने पदार्थों से भिन्न है उनको हम उत्पाद कहेंगे। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई गई है
जिसमें दिखाया गया नाइट्रोजन गैस N2 सूत्र है नाइट्रोजन गैस का, G सिंबल है गैस के लिए, उसकी अवस्था के लिए, रिएक्ट करता है या क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, H2 गैस के साथ, और यहाँ पर नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है, यह है अमोनिया NH3। NH3 होता है अमोनिया। इसी से यूरिया की उत्पत्ति की जाती है, जिसको हम खाद की तरह खेतों में यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों ही इस रिएक्शन के, इस अभिक्रिया के अभिकारक होंगे, एवं जो यहाँ पर नया पदार्थ बना है अमोनिया, वो इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा। तरह से हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक व दूसरा उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ जो अपने अंदर परिवर्तन लाकर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हो, या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद जो नए पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए हैं, उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमें किस प्रकार यह ज्ञात होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, किस प्रकार का हमें वहां पे संकेत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला संकेत होगा गैस का निकलना। यदि किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने पर या मिक्स करने पर वहां पर गैस का निष्कासन हुआ होगा, तो यह एक संकेत है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब है ठोस थक्का। कोई दो पदार्थ हमने मिलाए और टाइम के साथ, समय के साथ वहां पर हमने देखा कि परख नली में यानी टेस्ट ट्यूब में किसी थक्के का जमाव देखने को मिला, जैसा कि हम दूध में जावन लगाने पर दही को जमते हुए देखते हैं। तो यह अवक्षेप का बनना, तो यह दर्शाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई है। इसी प्रकार तीसरा विलक्षण होगा रंग में परिवर्तन होना। हम किन्हीं दो पदार्थों को मिलाएंगे, अभिक्रिया से पहले रंग कुछ और अभिक्रिया होने के बाद रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यह रंग में परिवर्तन दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। चौथा विलक्षण, ताप में परिवर्तन होना। हमने दो पदार्थों को मिलाया, शुरुआत में दोनों पदार्थ ठंडे, जैसे ही मिलाया तो बर्तन का तापमान बढ़ गया, यानी हम वहां पर ताप निकली। तो यह दर्शाता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया उन दोनों पदार्थों के मध्य हुई है। पांचवा विलक्षण, अवस्था में परिवर्तन। यदि अभिक्रिया से पहले पदार्थों की अवस्थाएं ठोस, तरल, गैस में से कुछ भी है, हमने उन पदार्थों को मिलाया तो उसके बाद उनकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह अभिलक्षण है रासायनिक अभिक्रिया होने का। अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती ठोस है, और जब हम जलाएंगे तो वह पिघलती है, तो वह द्रव अवस्था मिलती है। इसी के साथ उसमें से कुछ गैस का निष्कासन भी हो रहा होता है। तो यह दर्शाता है कि कोई ना कोई वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठोस मोम का द्रव अवस्था में पिघलना दर्शाता है अवस्था में परिवर्तन को, जो कि एक अभिलक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 लक्षण होंगे। पहला, गैस का निकलना। जब पदार्थों की अभिक्रियाएं होंगी तो कोई ना कोई गैस वहां पर निष्कासित हो सकती है। दूसरा, अवक्षेप का बनना। दो पदार्थों को मिलाने पर किसी ठोस थक्के का परख नली में जम जाना या जमते हुए दिखाई देना। रंग में परिवर्तन होना। दो पदार्थों को मिलाने पर किसी नए रंग की उत्पत्ति होना दर्शाता है रासायनिक अभिक्रिया को। चौथा, ताप में परिवर्तन। हम दो गर्म चीजों को मिला दें तो वह ठंडा हो जाए, या ठंडी चीजों को मिला दें तो गर्म हो जाए, तो यह दर्शाता है उनके बीच की रासायनिक अभिक्रिया को। अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव व गैस में परिवर्तन होना, यह दर्शाता है रासायनिक अभिक्रिया को। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रथम लक्षण, गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण, दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस खुले गैस के रूप में विलयन से पृथक होते हैं। जिंक धातु है ठोस, यह अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब एक्वस, हमने इसको जल में विलय किया हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा और उसी के साथ जिंक सल्फेट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमने देखा
जब जिंक या दानेदार जिंक के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फट की आवाज के साथ फटते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबलों के पास जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली या फिर मोमबत्ती लाते हैं तो वह फट फट की आवाज के साथ फटते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड। तो यह एक डिटेक्शन टेस्ट होता है जिससे हम पूरी तरह से जान सकते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हमने जाना कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से भी अभिलक्षित होती हैं, जिसका उदाहरण हमने देखा धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ, जिसमें एक लवण और गैस का निष्कासन होते हुए देखने को मिला। तो आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा अभिलक्षण, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप है क्या? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ या उत्पाद होता है, यानी एक ठोस पदार्थ जो प्रकनली में हमें नीचे जमा हुआ दिखाई दे, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है। पृथक मतलब अलग, नीचे बैठा हुआ नजर आएगा प्रकनली के अंदर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इसको अभिक्रिया में दर्शा सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र है Ki, विलयन है एक्वस, विलयन का प्रतीक होता है Aq का मतलब एक्वस मतलब जल में घुला हुआ। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, विलयन है एक्वस। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, यानी जो लेड है वो आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके PbI2 का सॉलिड, एस इसलिए लिखा क्योंकि ठोस थक्का है, ये एक पीला अवक्षेप बनेगा। और इसी के साथ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ KNO3 विलयन देगा। यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को संतुलित भी करेंगे तो यहाँ पर K अभिकारक की तरफ 1, K1 उत्पाद की तरफ, I1 अभिकारक की तरफ, I2 उत्पाद की तरफ। तो हमें यहाँ पर अभिकारक की तरफ 2 से गुना करनी होगी ताकि यहाँ पर I की संख्या यानी आयोडाइड की संख्या भी 2 हो सके। अब K की गुना भी 2 से हुई तो यहाँ भी हमें K की गुना 2 से करनी होगी। अब PB1 NO3 यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 हम लगा चुके हैं तो N भी 2 और ऑक्सीजन 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 पहले से है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 है और ब्रैकेट के बाहर 2 और अंदर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन 6 है। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। अवक्षेप होता क्या है? अवक्षेप एक ठोस उत्पाद यानी पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है और ये रासायनिक अभिक्रिया के विलयन से पृथक यानी अलग होकर प्रकनली में नीचे जमा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप व पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन उत्पन्न करता है। तो हमने देखा यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप उत्पन्न होगा। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा अभिलक्षण, रंग में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं, यानी यहाँ पे पदार्थ अभिक्रिया से पहले किसी दूसरे रंग में होता है और अभिक्रिया होने के बाद यहाँ रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण, जब ऑक्सैलिक अम्ल हो सकता है जैसे कि टमाटर का रस। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये एक बैंगनी रंग का विलयन होता है। विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का विलयन है जिसका रंग बैंगनी है। और जैसे ही इसमें नींबू के रस को डाल लो या टमाटर के रस को ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं और नींबू के रस को सिट्रिक अम्ल कहते हैं।
सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में 2-3 बूंद नींबू के रस की हम यहाँ डालेंगे और इस विलयन को हम पूरी तरह से घुमाएंगे, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद इस विलयन का रंग बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा या रंगहीन हो जाता है। तो यह दर्शाता है रंग में परिवर्तन, और रंग में परिवर्तन अभिलक्षित करता है रासायनिक अभिक्रिया होने को। तो हमने जाना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होने से भी अभिलक्षित होती हैं, जिसका उदाहरण हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन का जो रंग है बैंगनी या जामुनी रंग, वह विलुप्त हो जाता है जब उसमें नींबू का रस जो कि खट्टा है सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल यानी टमाटर का रस, इनको हम डालते हैं। पर देखने को मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी रंग है, जामुनी रंग है, वह अम्ल डालने पर विलुप्त हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन को दर्शाता है। ये जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का चौथा लक्षण ताप में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। बिना बुझा चूना सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठोस है तो सॉलिड यानी S। जल के साथ अभिक्रिया, जल का सूत्र H2O, L लिक्विड स्टेट यानी द्रवावस्था, अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाते हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 2 और ये जल में विलय होगा तो इसको हम AQ के फॉर्म में दर्शाएंगे। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसके साथ बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही विलयन का जो ताप है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी विलयन गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से पहले ताप कम और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ताप बढ़ जाता है, तो दर्शाता है ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन अभिलक्षित करता है रासायनिक अभिक्रिया होने को। हमने देखा बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, उसके साथ बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण ही विलयन का ताप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ताप बढ़ा, जिसके कारण यह ताप में परिवर्तन का अभिलक्षण हुआ। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम व 5वां अभिलक्षण अवस्था में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब मोम को जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती की अवस्था होगी ठोस और यह जलने पर पिघलती है जो कि अवस्था होगी द्रव, और इसी के साथ यह कुछ गैस का निष्कासन भी यहाँ पर करती है जिनकी अवस्था होगी गैस। तो हमें देखने को मिला एक ठोस पदार्थ जलने पर द्रव व गैस अवस्था में परिवर्तन हुआ, जो कि अवस्था परिवर्तन का अभिलक्षण है, और यह अभिलक्षण दर्शाता है एक रासायनिक अभिक्रिया के होने को। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है जबकि जल तथा CO2 क्रमश द्रव तथा गैस है। जल द्रव और CO2 गैस। आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं, क्या उसके उदाहरण हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से संबंध अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पहलुओं को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की संक्षिप्त रीति है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले अभिकारक और उत्पन्न हुए उत्पाद को हम जब उनके संकेतों व सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसा कि उदाहरण दर्शाया गया, जिंक ऑक्साइड, बोलने के लिए जिंक ऑक्साइड, लेकिन सूत्र ZnO, और ठोस अवस्था के लिए S। जब ये क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र होगा H2SO4 और इसका जो अवस्था है वो है एक्वस यानी विलयन AQ, और ये अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है जिंक सल्फेट जो कि विलयन में है यानी AQ अवस्था में, और प्लस उसके साथ जल जो कि
द्रव अवस्था यानी L से दर्शाया गया है। तो जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले अभिकारक व उत्पादों को उनके रासायनिक संकेतों व सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण व कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। जब हमने अभिकारकों को क्रिया कराकर एक किसी उत्पाद की उत्पत्ति कराई और यहाँ पर अभिक्रिया व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तब ऐसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि लिखा है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व, दोनों पक्षों मतलब अभिकारक व उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अभिकारक के परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर ना हो, तब हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन गैस, जी सिंबलाइज करता है गैस को, अभिक्रिया करता है क्लोरीन गैस के साथ और यहाँ पर उत्पाद बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हम अगर परमाणुओं की गिनती करें तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर परमाणु 2 हैं, क्लोरीन गैस के परमाणु 2 हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 1 और क्लोरीन का परमाणु भी 1। इधर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन व क्लोरीन दोनों के परमाणु 2-2 हैं, लेकिन उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन व क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या केवल 1-1 है। तो यह दर्शाता है कि यह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसकी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद की तरफ, दोनों की तरफ बराबर हो, तो ऐसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, H2 हाइड्रोजन गैस क्रिया करती है क्लोरीन गैस Cl2 के साथ और वह उत्पाद बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब यहाँ पर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 2 अभिकारक की तरफ, लेकिन उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2, क्योंकि यहाँ से 2 से गुना किया गया है। इसी तरह से क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 2। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस 2 परमाणु, हाइड्रोजन गैस के 6 परमाणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं अमोनिया, और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनाए? 2। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु की गणना करें तो 2, हाइड्रोजन के परमाणु की गणना करें तो 2 3 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 6 और नाइट्रोजन के परमाणु 2 बने। इसी प्रकार नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन के परमाणु टोटल यहाँ पर 6 हैं। तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के परमाणु 2, नाइट्रोजन के परमाणु 2, हाइड्रोजन के परमाणु 6, हाइड्रोजन के परमाणु भी 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है। आइए अब जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण से हम कौन कौन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं। पहली, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या के बारे में बताती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों, अभिकारकों व उत्पादों के बारे में बताती है। तीसरा,
रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे सभी पदार्थों के प्रतीक। तो हमें यहाँ पर 3 जानकारियां रासायनिक समीकरण द्वारा जानने को मिली। पहली, अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं व अणुओं की संख्या हमें संतुलित रासायनिक समीकरण से ज्ञात हो जाती है। जैसे बेरियम 1, फ्लोरीन 2। बेरियम का 1 परमाणु, फ्लोरीन के 2 परमाणु, अभिक्रिया करके बेरियम का 1 और फ्लोरीन के 2 परमाणु ही बनते हैं। दूसरा, हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पदार्थों के बारे में बताती है। अभिकारक किसी भी रासायनिक समीकरण का क्या है और उत्पाद क्या बना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेरियम जो कि ठोस अवस्था में है, वो फ्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके बेरियम फ्लोराइड ठोस अवस्था में उत्पन्न करता है। तीसरा, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले प्रतीकों व सूत्रों के बारे में जानकारी देती है। प्रतीक यानी बेरियम का सूत्र Ba, फ्लोरीन का सूत्र F2 और बेरियम फ्लोराइड का सूत्र BF2 तो हमने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा हम अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या व अभिकारक के परमाणुओं के प्रतीक व सूत्र जान सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में रासायनिक समीकरण हमें अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं, अभिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित होने वाली ऊष्मा के बारे में भी जानकारी देती है। यद्यपि इन सूचनाओं को रासायनिक समीकरण में सम्मिलित किए जाने पर ही ऐसा संभव है। यहाँ पर कहा गया है कि हम किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे अभिकारकों व उत्पन्न हुए उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उस अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊष्मा या अवशोषित हुई ऊष्मा को भी हम जान सकते हैं अगर यहाँ पर उस ऊष्मा को दर्शाया गया हो। जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में दर्शाई गई है, ऊष्मा लेकर टूट जाता है, विघटन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था में। तो हम यहाँ पर अवस्था देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की ठोस, कैल्शियम ऑक्साइड की ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने में जब जल मिलाया जाता है तो वह बुझा हुआ चूना बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि होने वाली अभिक्रिया ऊष्मा सेपी है या ऊष्मा शोषी है। यह अभिक्रिया ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित की गई है। तो यह जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। 5वां बिंदु, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पादों से प्राप्त पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिससे प्रकट होता है कि पदार्थ अविनाशी है। 5वें बिंदु से यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे पदार्थों यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के से प्राप्त पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो यहाँ पर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है, तो हम कह सकते हैं पदार्थ अविनाशी। आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं हो पाती हैं, मतलब रिवर्सिबल, जहां पर हम नए पदार्थ को पुराने पदार्थ में बदल सकते हो। अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल यानी स्थायी परमानेंट हमेशा के लिए, जहां पर जो नया पदार्थ बना है वो हमेशा के लिए बना हो, उसे वापस पुराने पदार्थ में ना बदला जा सके। इसका ज्ञान हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं होता है। दूसरा बिंदु, अभिक्रिया के दर मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। हम यह नहीं पता कर सकते कि वह अभिक्रिया मंद है या तीव्र है, बहुत तेज है, का बोध नहीं होता है, यानी अभिक्रिया का दर मंद होगा या तीव्र होगा, इसका बोध हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं पता चलता। तीसरा बिंदु, अभिकारकों के
सांद्रण का भी ज्ञान नहीं होता है। यानी सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, अभिकारक की क्या कंसंट्रेशन है, क्या सांद्रता है, उसको हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा बिंदु, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय यानी टाइम ऑफ द रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक समीक्रिया को पूरा होने के लिए कितना समय, कितना वक्त लगा, उसका ज्ञान हमें संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं होगा। पांचवा बिंदु, अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है का बोध हमें नहीं होता है। कितनी ऊष्मा अवशोषित या कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका ज्ञान हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं होगा। हमने देखा रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, जिस हमने पहली सीमा को जाना कि वहां पर हम रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसको नहीं जान सकते। वह जो उत्पाद बना है वह स्थायी बना है या अस्थायी बना है, इस प्रकृति को हम नहीं जान सकते हैं। दूसरा, दर, रासायनिक अभिक्रिया किस दर से आगे बढ़ी, थोड़ी धीरे धीरे या बहुत तेजी से, उसको हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा, रासायनिक अभिकारकों की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या रही, ये हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय भी हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। और पांचवा जो अंतिम बिंदु है इसका, वो यह है कि कितनी ऊष्मा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई है या अवशोषित हुई है, उसका ज्ञान भी हम यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।